हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.6 का इंट्रोडक्शन। 4.6 का इंट्रोडक्शन में हमें दिया हुआ है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स क्या होता है? तो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स मेरा क्या होता है? तो मेरा एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स होता है, इसको फाइंड करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे हमारे पास कोई सिस्टम दिया रहेगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कोई सिस्टम दिया रहेगा तो उसको कैसे हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कंसिस्ट सिस्टम एंड इनकंसिस्ट सिस्टम। तो कंसिस्ट सिस्टम क्या होता है और इनकंसिस्ट सिस्टम क्या होता है? तो चलिए हम जान लेते हैं पहले कंसिस्ट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे अब हम हेडिंग डालेंगे। हमें अब जानना है कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन फाइंड करने के लिए एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में, तो हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कंसिस्ट ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पे हम डालते हैं हेडिंग कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। कंसिस्टेंट सिस्टम मेरा क्या होता है? तो कंसिस्टेंट सिस्टम और हम जानेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। यहाँ पे हम जानेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम हमें कोई ना कोई सोल्यूशन रहेगा। कंसिस्टेंट सिस्टम में हमारे पास कोई ना कोई सोल्यूशन रहेगा, या तो सोल्यूशन यूनिक हो सकता है या तो मेनी सोल्यूशन होता है। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं रहेगा, इसमें भी कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? कंसिस्टेंट सिस्टम में कोई ना कोई सोल्यूशन रहेगा। सोल्यूशन या तो यूनिक हो सकता है या तो मेनी सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन इसमें क्या हो सकता है? कंसिस्टेंट सिस्टम में सोल्यूशन रहेगा, लेकिन वो सोल्यूशन जो है या तो वो यूनिक रहेगा या तो वो मेनी सोल्यूशन रहेगा, ठीक है, मेनी सोल्यूशन रहेगा। और इनकंसिस्ट में कोई सिस्टम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मेरा लिखा जाएगा नो सोल्यूशन, ठीक है। या तो कंसिस्टेंट सिस्टम में कोई ना कोई सोल्यूशन रहेगा, सोल्यूशन हो सकता है यूनिक भी हो सकता है और मेनी सोल्यूशन भी हो सकता है। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम में मेरा कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब आइए हम जान लेते हैं इसकी डिफिनीशन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कंसिस्टेंट ऑफ सिस्टम की डिफिनीशन लिखनी है। कंसिस्टेंट ऑफ सिस्टम की डिफिनीशन क्या होती है? कंसिस्टेंट ऑफ सिस्टम की डिफिनीशन होती है मेरी, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट सोल्यूशन वन और मोर एग्जिट। इसका ये मतलब है कि मेरा सोल्यूशन जो है कि एग्जिस्ट करेगा वन या वन से अधिक। और जैसा हम ऊपर बताए थे कि कंसिस्टेंट सिस्टम जो है मेरा, ये कोई ना कोई सोल्यूशन होगा और कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, या तो यूनिक होगा या तो मेनी सोल्यूशन होगा। उसी तरह ये भी बोला है डिफिनेशन में भी। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोला है मेरा, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम इनकंसिस्टेंट इफ इट सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। इनकंसिस्टेंट सिस्टम जो है उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम इसका 3 इक्वेशन ले लेते हैं। 3 इक्वेशन या फिर 2 इक्वेशन लेकर हम इसको समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स से हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए अब हम इसको समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 इक्वेशन ले लेते हैं, A1 और यहाँ पे x प्लस B1 और यहाँ पे y प्लस C1 और यहाँ पे z इक्वल टू D1, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं A2 x प्लस B2 y प्लस C2 z इक्वल टू D2। और यहाँ पे लेते हैं A3 x प्लस B3 y प्लस C3 z इक्वल टू D3। देखिए हमारे पास ऐसा ही सिर्फ दिया रहेगा, इसको हमें सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसा ही 3 क्वेश्चन दिया रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में, और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको हम इस तरह पहले हम इसको मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स में हम इसको कैसे लिखेंगे? मैट्रिक्स में हमें लिखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? मैट्रिक्स में हमें लिखने के लिए जो मेरा कोफिशिएंट है उसको अलग लिख लेंगे, ठीक है। जो मेरा कोफिशिएंट है उसको अलग लिख लेते हैं पहले। तो कोफिशिएंट है मेरा A1 A2 A3 और यहाँ पे है B1 B2 B3 और यहाँ पे है मेरा C1 C2 C3। तो देखिए ये मेरा क्या था? ये मेरा कोफिशिएंट था
A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये मेरा कोफिशिएंट था। तो अब हम इसका देखिए यहाँ पे हम सारा कोफिशिएंट लिख लिए हैं। अब इसका हम वेरिएबल लिख लेते हैं। तो वेरिएबल मेरा क्या है, वेरिएबल है मेरा, यहाँ पे वेरिएबल है x है, y है, z है, यही मेरा वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम इसको वेरिएबल लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसका वेरिएबल मेरे पास दिया है, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है और z दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू, फिर यहाँ पे हमें दिया हुआ है D1 D2 और D3। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी इक्वेशन को इस तरह हम मैट्रिक्स में लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम इसको हम इस तरह कर लेते हैं। देखिए इसको नाम दे देते हैं हम ए, क्योंकि ये कोई मेरा नंबर है तो इसको हम नाम दे देंगे ए, और ये मेरा वेरिएबल है तो इसको हम नाम दे देते हैं एक्स, और ये भी मेरा कोई नंबर है तो यहाँ पे ए हम नाम दे दिए हैं, तो अब यहाँ पे हम नाम दे देते हैं बी। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे हो गया ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक, तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब हम इसको, ये यूनिक है या यूनिक है, या तो ये मेनी सोल्यूशन है, या ये मेरे पास नो सोल्यूशन है। तो ये जानने के लिए अब देखिए यहाँ पे तो हम यहाँ पे तो 3 वाला ले लिए हैं, 3 इक्वेशन वाली ले लिए हैं, 3 इक्वेशन वाली मैट्रिक्स भी बना लिए हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे हम एक 2 वाले भी ले लेते हैं, 2 इक्वेशन भी लेके हम आपको समझा देते हैं कि 2 इक्वेशन वाला भी ऐसा ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास दिया रहेगा A1, और यहाँ पे दिया रहेगा मेरे पास A1x दिया रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास दिया रहेगा प्लस का B1 y दिया रहेगा, और यहाँ पे इक्वल टू हमारा दिया रहेगा यहाँ पे दिया रहेगा C1। ठीक है, और यहाँ पे मेरा दिया रहेगा A2x प्लस B2y, और यहाँ पे मेरा दिया रहेगा अगर C2। तो अगर टू वेरिएबल 2 इक्वेशन वाला हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 इक्वेशन वाला भी हम एकदम सेम टू सेम इसी तरह मैट्रिक्स उसका बना लेंगे। तो चलिए इसका भी हम मैट्रिक्स बना के आपको दिखा देते हैं। ठीक, तो इसी तरह जैसे इसका बनाए उसी तरह इसका बना देते हैं A1, फिर यहाँ पे हमारे पास है A2। ठीक है, फिर यहाँ पे मेरे पास है B1 और यहाँ पे है B2। ठीक, फिर यहाँ पे इसका वेरिएबल है x और y, और इक्वल टू में मेरे पास ये यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल टू होगा, और इक्वल टू में मेरे पास दिया हुआ है C1 और C2। तो इस तरह से किसी भी इक्वेशन को हम मैट्रिक्स में बनाएंगे। मैट्रिक्स में बनाने के बाद अब हम इसको कैसे पता करें कि ये सोल्यूशन है, ये जो मेरा है ये यूनिक है या मेनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि यूनिक है कि मेनी सोल्यूशन है या नो। तो चलिए अभी हम इसके पीछे जो है कि हम किसी भी इक्वेशन को मैट्रिक्स में कैसे बनाएं ये हम जान लिए हैं। ठीक है, उस मैट्रिक्स को यहाँ पे हम इस तरह हम लिख लिए हैं। ए जो मेरा है वो कोई नंबर है, और एक्स जो मेरा है वो है मेरा वेरिएबल, और बी जो है वो मेरा दूसरा नंबर है। ठीक है, तो इस तरह हम पीछे निकाले थे, उसको इस फॉर्म में लिख दिए थे ए एक्स इक्वल टू बी। तो यहाँ पे हम लिख लिए हैं ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक, अब हमें जानना था, जो मैट्रिक्स निकाल दिए थे, अब हम उसमें कंसिस्टेंट सिस्टम है या इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। कंसिस्टेंट है तो उसमें यूनिक है या मेनी सोल्यूशन है, और इनकंसिस्टेंट है तो नो सोल्यूशन है। तो ये चीज़ हम मैट्रिक्स तो निकाल लिए थे, अब ये चीज़ हम जानेंगे कि ये कैसे पता करें कि ये यूनिक है या मेनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं ये वो क्या था, उसको उस मैट्रिक्स में हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए उस मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यूनिक कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे मेनी सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे नो सोल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पे हम इसका केस फर्स्ट बना के लिख लेते हैं। तो केस फर्स्ट मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट मेरा क्या है, केस फर्स्ट में हमारे पास अगर केस फर्स्ट में निकालने के लिए अगर मेरे पास ए डिटरमिनेंट है। ठीक, ए डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं ये हम जानते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें ए डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ए डिटरमिनेंट अगर फाइंड करते हैं तो अगर वो डज नॉट इक्वल टू जीरो आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए, यहाँ पे अगर आ जाता है डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जो ए मेरा रहेगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, एंड इनवर्स ऑफ एग्जिट, मतलब उसका इनवर्स जो है वो एग्जिट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनवर्स ऑफ एग्जिट। ठीक है, एग्जिट यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे मेरा हो जाएगा एग्जिस्ट। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अगर हम निकालते तो इस कंडीशन में मेरा क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि हाँ ये यूनिक है। ठीक, अगर हम ए डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे वो डज नॉट इक्वल टू जीरो आता है। ठीक, तो ए इज नॉन सिंगुलर, ए जो है वो मेरा नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि वो यूनिक है। तो यूनिक करने के लिए यहाँ पे
ए एक्स इक्वल टू बी। इसमें और भी कुछ है जो हम जान लेते हैं। ए एक्स इक्वल टू बी, ये मेरा इसी फॉर्म में हम उसको मैट्रिक्स को लाए थे, तो ए एक्स इक्वल टू बी यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें यूनिक को पता करने के लिए अब हम इसमें क्या करेंगे, बस डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो नहीं छोड़ देंगे, उसमें हम आगे इस तरह सॉल्व करेंगे कि उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, हमें प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स से हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक, जो हम लाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स क्या होता है, तो प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स होता है कि ए एक्स से पहले, मतलब यहाँ पे हम ए इनवर्स इनटू में हमारा ए एक्स इक्वल टू यहाँ पे भी बोथ साइड दोनों साइड यहाँ पे भी ए इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे बी में, ठीक है। और ए इनवर्स कैसे निकालते हैं ये तो आप लोग जानते होंगे, एक्सरसाइज 4.5 जो था वो सारा क्वेश्चन ए इनवर्स पे ही निकाला गया था, तो ए इनवर्स निकालना तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो ए इनवर्स में हमें ए एक्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर देखिए हम ए इनवर्स में ए का मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। हम 4.5 के इंट्रोडक्शन में लास्ट में भी बता चुके हैं कि अगर ए इनवर्स में ए का मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ठीक है। तो हम अब आई में एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा एक्स, तो एक्स को हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स इंटू बी। अगर ए इनवर्स में बी का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये चीज़ आ जाएगी तब हम इसको बोल सकते हैं कि ये मेरा क्या है, ये मेरा यहाँ पे हम लिख देंगे यूनिक सोल्यूशन, मतलब इसका सोल्यूशन अगर इस कंडीशन में आता है तो हम लिख देंगे यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो ये मेरा यूनिक सोल्यूशन निकालने का तरीका है, इस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि यूनिक सोल्यूशन रहेगा, ठीक। तो फिर यहाँ पे हमें प्री मल्टीप्लाई, ये चीज़ याद करिए, ये चीज़ याद रखिएगा कि ए एक्स मतलब इसके पहले हमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। क्यों हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब हम जानते हैं इसकी सेकेंड कंडीशन, ठीक। तो सेकेंड कंडीशन इसका क्या है, सेकेंड कंडीशन जानने के लिए हमें यहाँ पे इसका हम सेकेंड कंडीशन जानते हैं, ठीक। तो इसका सेकेंड कंडीशन में अगर हम ए डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक, और वो इक्वल आ जाता है, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो ए डिटरमिनेंट निकालने पर अगर मेरे पास 0 आ जाता है, ठीक है, तो 0 आ जाता है तो वो मेरा हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे यहीं तक हम नहीं छोड़ेंगे, इसको आगे भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, अगर मेरा 0 आ जाता है तो इसके आगे ये नहीं कि यहीं तक निकाल के हम बोल देंगे कि ये तो 0 आ गया तो ये अनकंसिस्टेंट है, तो यहाँ पर नहीं छोड़ना है हमें। इसके आगे अगर निकाल दिए हैं तो उसमें एक दूसरा कंडीशन ये है उसमें जानने की दूसरा कंडीशन ये है कि हम एडजॉइंट ए में हमें बी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं ये आप लोग जानते ही होंगे, 4.5 में ये सारी चीज़ हम निकाल चुके हैं, जान चुके हैं। तो एडजॉइंट ए निकालने आपको आता होगा, ठीक। अगर एडजॉइंट ए में हम बी का मल्टीप्लाई करते हैं और वो डज नॉट इक्वल टू 0 आता है, तब उस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक, इनकंसिस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं कि वो जो है मेरा इनकंसिस्टेंट है, ठीक। तो अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसका सलूशन क्या आएगा, उसका सलूशन जो आएगा मेरे पास, उसका सलूशन यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा नो सलूशन, उसका कोई सलूशन नहीं रहेगा, ठीक है, उसका कोई सलूशन यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक। इसमें एक और इसका एक और कंडीशन है, ये इसका फर्स्ट कंडीशन था, ठीक है, केस सेकंड में। और केस सेकंड में ये फर्स्ट कंडीशन था, इसका केस सेकंड में एक सेकंड कंडीशन है मेरा यहाँ पे। इसका सेकंड कंडीशन मेरे पास ये है कि अगर हम एडजॉइंट ए में अगर हम बी का मल्टीप्लाई यहाँ पे कराएंगे, एडजॉइंट ए में अगर बी का मल्टीप्लाई कराने पर अगर मेरे पास 0 आ जाता है तो उस समय हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है मेरा, वो कंसिस्टेंट आएगा या तो इनकंसिस्टेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अगर 0 आ जाता है तो मेरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है मेरा, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन जो है वो मेरा या तो कंसिस्टेंट होगा या तो मेरा कंसिस्टेंट होगा या तो मेरा
यहाँ पे इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंट, या तो कंसिस्टेंट होगा या तो कंसिस्टेंट होगा या तो इनकंसिस्टेंट होगा इस केस में। ठीक, ये अगर कंसिस्टेंट होगा तो यहाँ पे मेरा सोल्यूशन आएगा, इस केस में मेरा सोल्यूशन आएगा यहाँ पे आ जाएगा मेरा सोल्यूशन मेनी सोल्यूशन। अगर कंसिस्टेंट आएगा तो यहाँ पे मेरे पास लिखा जाएगा मेनी सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा जाएगा मेनी सोल्यूशन, और कंसिस्टेंट आएगा तो मेनी सोल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट आएगा तो मेरा यहाँ पे नो सोल्यूशन लिखा जाएगा, नो सोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से हम जानेंगे। मैट्रिक्स निकालने के बाद ये सारी चीज़ करेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि जो ए इनवर्स है, केस फर्स्ट फिर से में जान लेते हैं। अगर ए डिटरमिनेंट सॉल्व करने पर मेरा 0 आ जाता है तो वो इन्वर्सिबल है और वो यूनिक सोल्यूशन आएगा। ठीक, और इसका केस सेकंड में ये है कि अगर ए डिटरमिनेंट निकालने पर मेरा 0 आ जाता है तो फिर हम वहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, वहाँ पे ये नहीं बता सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट है। फिर हमें एडजॉइंट ए में बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो डज नॉट इक्वल टू 0 आता है, तब हम बोलेंगे कि वह कंसिस्टेंट है और उसका सोल्यूशन जो है वो नो सोल्यूशन रहेगा। और अगर फिर उसका सेकंड ये बोल रहा है उसमें कि अगर एडजॉइंट ए में बी का मल्टीप्लाई करते हैं और मेरे पास 0 आ जाता है तो उसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसका या तो कंसिस्टेंट होगा या तो इनकंसिस्टेंट होगा। अगर कंसिस्टेंट होगा तो उसका सोल्यूशन मेनी सोल्यूशन होगा और इनकंसिस्टेंट होगा तो उसका सोल्यूशन नो सोल्यूशन होगा। ठीक, अब हम इसका क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब एक क्वेश्चन लेकर इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो अब हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिए हैं, क्योंकि जो चीज़ हम समझाए हैं अब उस चीज़ को हम एग्जाम्पल पे समझाते हैं, ताकि जो चीज़ हम वहाँ पे समझाए हैं, जो चीज़ ना समझ में आया हो वो चीज़ एग्जाम्पल जब हम करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको एक एग्जाम्पल पे अब हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए इसको हम सीखते हैं। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन में दिया हुआ है, तो हम बताए थे कि अगर इक्वेशन में दिया था तो मैट्रिक्स में कैसे करते हैं। तो मैट्रिक्स में हम कर लेंगे, फिर मैट्रिक्स में कर लेंगे, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि यूनिक है या मेनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। ठीक, तो यूनिक रहेगा तो कैसे करेंगे, नो सोल्यूशन रहेगा तो कैसे करेंगे, और मेनी सोल्यूशन रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ हम आपको अभी बताए हैं। तो चलिए अब हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इसको सबसे पहले हम मैट्रिक्स में इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को हम पहले मैट्रिक्स में कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स में करने के लिए जो मेरा कोफिशिएंट है उसको एक तरफ लिख लेते हैं। तो मेरा कोफिशिएंट है 2 है, 5 है, 3 है, x है, 3 है, 2 है। ठीक है, तो ये मेरा इसको एक तरफ लिख लिए। ठीक, तो फिर मेरा वेरिएबल है जो उसको हम वेरिएबल को लिख लेते हैं। तो मेरा वेरिएबल जो है वह वेरिएबल है मेरा x और y। ठीक, फिर मेरा यहाँ पे इक्वल टू है और यहाँ पे है मेरा 1, यहाँ पे ये मेरा है b और यहाँ पे है मेरा 1 और यहाँ पे 7। ठीक है, ये मेरा है 1 और यहाँ पे है मेरा 7। ठीक, तो अब इसको हम ये मेरा मैट्रिक्स में कर लिए। ठीक, तो यहाँ पे ये मेरा हो गया a और यहाँ पे हो गया मेरे पास x। ठीक, और ये मेरे पास हो गया ax इक्वल टू b। ठीक, इस फॉर्म में हम इसको लिख लिए, इस चीज़ को हम इस फॉर्म में लिख लिए हैं। ठीक है, तो अब हमें निकालने के लिए मैट्रिक्स तो निकाल लेंगे, अब हमें चेक करने के लिए यूनिक है या मेनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम बताए थे आपको कि सबसे पहले हमें ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। फिर ए का डिटर्मिनेंट निकाल के देखेंगे कि वो क्या आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं तो हम जानते ही हैं। तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4। ठीक, और 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 15। तो यहाँ पे हम 15 लिख देंगे। फिर इसको इक्वल टू, फिर मेरे पास यहाँ पे लिखते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा माइनस का 11। ठीक, तो माइनस का जो 11 आया है तो ये देखिए मेरा माइनस का 11 0 के इक्वल नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डज नॉट इक्वल टू 0। तो मेरा ये डिटर्मिनेंट आया है डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, मेरा 11 आया है, 11 जब डज नॉट इक्वल टू 0 आया है तो ये मेरा यहाँ पे मालूम चल गया कि ये तो मेरा यूनिक है, क्योंकि यूनिक में ही हम देखे थे कि अगर ए निकालते हैं, ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर 0 के इक्वल नहीं आता है तो उसे हम यूनिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ही हमें मालूम चल गया कि ये मेरा यूनिक है। ठीक है, तो इस तरह से हम पता करते हैं। तो यहाँ पे हमें मालूम चल गया कि ये यूनिक है। तो हमें इस चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम जब बताए थे कि अगर यूनिक रहता है तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, तो हमें अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये डज नॉट इक्वल टू 0 है।
ठीक है। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें, एक्स मेरा क्या था, एक्स मेरा था एक्स वाई, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स और वाई, ये चीज़ मेरी थी ना, यही चीज़ मेरी ना ये थी, तो यहाँ पे हम लिख लिए एक्स वाई। ठीक, फिर यहाँ पे हम ए इक्वल टू, फिर हमें अब देखिए हमें ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे, ए इन्वर्स निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि ए इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, ये अपने एक्सरसाइज 4.5 में बहुत सारा क्वेश्चन इन्वर्स में निकाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम ए इन्वर्स निकालते हैं। यहाँ पे हम ए इन्वर्स निकालते हैं। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले ए इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, ए इन्वर्स का फार्मूला ए इन्वर्स इक्वल टू 1 ए डिटर्मिनेंट इंटू में एडजॉइंट ए, ये मेरा होता है ए इन्वर्स का फार्मूला। ठीक है, ए इन्वर्स का फार्मूला मेरे पास यही होता है। तो सबसे पहले हमें ए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो ए डिटर्मिनेंट यहाँ पे हम निकाल चुके हैं -11, और हमें एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट निकालने का हम जानते हैं कि एडजॉइंट निकालने का सिंपल ट्रिक है कि यहाँ पे हम साइन चेंज कर देते, अरे यहाँ पे हम इंटरचेंज कर देते हैं और इन दोनों को साइन चेंज कर देते हैं। तो मेरा यहाँ पे एडजॉइंट आ जाएगा, एडजॉइंट ए आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे 2 और 2 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि दोनों 2 है तो यहीं पर 2 ही 2 लिखा जाएगा। और यहाँ पे जब साइन चेंज करेंगे तो -3 और यहाँ पे आ जाएगा -5। ठीक, तो अब हम ए इनवर्स यहाँ पे अब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला पर रख देंगे 1/-11, और मेरा आया यहाँ पे मेरा एडजॉइंट आया है 2 -3 -5 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये चीज़ मेरा आया है। तो ये चीज़ मेरा आया है, तो यहाँ पे मेरा एडजॉइंट क्या आ जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास एडजॉइंट आ जाएगा, एडजॉइंट ए आएगा मेरे पास। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन से, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एडजॉइंट ए मेरे पास आ जाएगा 1/11, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 1/11, माइनस में था तो ये माइनस में है, तो माइनस साइड से अंदर जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे -3 है तो सिर्फ 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन से तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये मेरा आ गया एडजॉइंट। ठीक है, मेरे पास आ गया एडजॉइंट क्या आया है, अरे सॉरी यहाँ पे ए इनवर्स ना आया है, सॉरी ये मेरा ए इनवर्स आया है। ठीक है, तो मेरे पास ए इनवर्स क्या आया है, ए इनवर्स मेरे पास आया है 1/11 और -2 3 5 2। मेरे पास ए इनवर्स ये आ गया है। ए इनवर्स जब मेरे पास ये आ गया है तो चलिए इस चीज़ को हम यहाँ पे, इस चीज़ को ए इनवर्स को यहाँ पे रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए इनवर्स था। तो ए इनवर्स को जब यहाँ पे हम रखेंगे, ए इनवर्स को यहाँ पे चलिए रख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास ए इनवर्स आया था, ए इनवर्स आया है, सॉरी यहाँ पे फिर गड़बड़ हो गया, 1/11, और मेरे पास आया है 1/11 आया है मेरे पास, और -2 5 3 -2। तो इस चीज़ को हम अंदर लिख लेते हैं, -2 5 और 3 और यहाँ पे माइनस का 2। ठीक है, यही मेरा आया है ए इनवर्स आया है 1/11 -2 5 3 2। यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे मेरे पास बी दिया हुआ है तो इसको बी से अब हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पे 1/7, तो ये मेरा बी था। ठीक है, तो अब चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे तो जो रहा है उससे पहले लिख लीजिए, एक्स है वाई है। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये भी चीज़ हम लिख लेते हैं 1/11। फिर देखिए -2 में देखिए मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, रो इंटू कॉलम। ठीक, तो यहाँ पे जब हम -2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा क्या, मेरे पास आ जाएगा माइनस का 2, और 5 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 जा मेरे पास आ जाएगा 35। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे मेरे पास आ गया 35 में से 2 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 33। तो यहाँ पे मेरे पास लिखा जाएगा, 33, और देखिए यहाँ पे 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। तो 14 में से 3 माइनस कर देंगे, माइनस साइन है तो 14 में से 3 माइनस कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा -11। ठीक, तो ये मेरे पास आ गया, ये आ गया मेरे पास। देखिए यहाँ पे हम क्या बताए हैं, 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। ठीक, और -2 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -14। ठीक है, तो 14 में से 3 माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा -11। वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं। ठीक, तो इसको यहाँ पे रखिए साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ मेरा आ गया। ये चीज़ जब मेरा आ गया तो अब हमें क्या करना है, अब देखिए अब हमें क्या करेंगे, अब हम इस चीज़ का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे
एक्स अपान वाई और इसमें इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 3। 11 में 3 का मल्टीप्लाई कर दे, अरे हाँ 11 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3 और 11 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 में 11 का करेंगे तो माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे मेरे पास आ गया एक्स इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मेरा यूनिक आया है एक्स इक्वल टू 3 आ गया और वाई इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। तो ये मेरा क्या आया, ये मेरा यूनिक निकला है। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल हम तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यही मेरा एग्जाम्पल, ये मेरा एग्जाम्पल 27 था। ठीक है, ये मेरा एग्जाम्पल जो था ये एग्जाम्पल 27 था जिसको हम आप लोगों को समझाए हैं। देखिए इसी तरह से मेरा यूनिक निकलता है। ठीक है, अगर डज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो उसको हम इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो हमें मालूम चल गया कि ये मेरा यूनिक है तो ये चीज़ मेरा है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स माइनस बी। तो इसको हम इसमें हम एक्स निकाले हैं, तो एक्स निकाले हैं तो हमारे पास ये आया है, एक्स आया है 3 और वाई आया है मेरे पास 1। तो इस तरह से निकालेंगे। तो इसी तरह से एक और हम क्वेश्चन लेकर समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ये वाला अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उसको मैट्रिक्स में ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे नाम डालेंगे ए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 2 और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 1 और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 4 और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये मेरे बन गई, यहाँ पे ये हो गया। अब मेरे पास जो वेरिएबल है, ठीक, तो वेरिएबल को लिख लेते हैं एक्स वाई। ठीक, फिर मेरे पास क्या है, फिर मेरे पास बी है, तो बी वाला मेरा ये है 1 और 7। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख लेंगे इसको, इस तरह से हम इसको लिख लिए। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये तो मेरे मैट्रिक्स में लिख लिए हैं, हम मैट्रिक्स बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और देखना है कि क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 4 आएगा। यहाँ पे मेरा आ गया 0। तो देखिए जब यहाँ पे मेरा 0 आ गया है, ठीक, तो हम यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो ये मेरा हो गया इनकॉन्स्टेंट हो गया। तो हम बताए थे कि अगर यहाँ पे आ जाता है तो यहीं पे इसको नहीं छोड़ते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम आगे क्या करते हैं, इसको हम आगे बताए थे कि एडजॉइंट ए में बी का मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, फिर जो आता है उसका रिजल्ट तो हम उस बेस पर कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये मेरा इनकॉन्स्टेबल है या फिर मेरा क्या चीज़ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे तो मेरा आ गया ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो अब हमें बताए थे एडजॉइंट ए में बी का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ए में चलिए एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 2 ये मेरा हो जाएगा 2 और 2 ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा मेरा 1। ठीक है, तो ये मेरा आ गया एडजॉइंट आ गया। अब हमें इसमें बी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक, जो कि हम अपने बता चुके हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एडजॉइंट ए में हमें बी का मल्टीप्लाई कराना है। तो चलिए हम एडजॉइंट ए में बी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 और -1 -4 और यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लिए 2 और यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं 1 और बी मेरा क्या है 1 है और 7 है। तो यहाँ पे हम लिख लिए बी 1 और 7, देख लीजिए 1 और 7 है ऊपर। तो यहाँ पे मेरे पास बी लिख लिए हैं 1 7। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। ठीक, तो मल्टीप्लाई अब हम करेंगे तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 और फिर 1 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 7। तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 5, यहाँ पे आ गया मेरे पास माइनस का 5 आएगा। ठीक है, फिर 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, 2 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, 14 में से हम 4 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 10। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट ए आया है, मेरे पास ये आ गया एडजॉइंट ए। ठीक, एडजॉइंट ए जो आया है वो मेरा देखिए जी के जो 0 है 0 के इक्वल नहीं आया है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एडजॉइंट ए इंटू बी। जब ए इंटू बी हम किए हैं, ए इंटू बी किए हैं तो मेरे पास डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, हमारे पास जो है कि 0 नहीं आया है। एडजॉइंट ए में जब बी का मल्टीप्लाई किए हैं तो डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकॉन्स्टेंट एंड देयर इज नो सोल्यूशन। या तो ये इनकॉन्स्टेंट है या तो ये नो सोल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपली, यहाँ पे लिख देंगे कि हाँ देखिए यहीं पे नहीं छोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे जब निकाल दिया हम 0 आ गया है तो फिर हम उसके बाद बताए थे कि एडजॉइंट ए में बी का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कि मेरे पास क्या आएगा, वो इनकॉन्स्टेंट आएगा या फिर नो सोल्यूशन आएगा। ठीक है, इनकॉन्स्टेंट आएगा तो वो मेरा नो सोल्यूशन हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे, कि मेरा एडजॉइंट नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकॉन्स्टेंट एंड देयर इज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये मेरा, अगर हम एडजॉइंट ए में बी का मल्टीप्लाई करते हैं डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, तब हम बोलते हैं इनकॉन्स्टेंट और नो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक, तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अगर हम ये भी बताए थे, ये हम आपको यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया, और हम आपको बताए थे कि अगर हम एडजॉइंट ए में अगर हम बी का मल्टीप्लाई कराते हैं, अगर जीरो आ जाता, ठीक है, यहाँ पे तो डज नॉट इक्वल टू 0 आया है, अगर 0 आ जाता ए में बी का मल्टीप्लाई करा, जो यहाँ पे ये चीज़ कराना है, यही चीज़ कराने पे मेरे पास 0 आ जाता है यहाँ पे, तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो मेरा ये था, ये मेरा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मेरा था ना कि क्या था, तो कांस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो था मेरा, वहाँ पे हम बोल देते, चलिए हम इसको शॉर्टकट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कांस्टेंट ऑफ, तब अगर हम ए में बी का मल्टीप्लाई करते हैं 0 आ जाता है, तो हम बोलते हैं कि वो कांस्टेंट है, और वो ये एक तो वो कांस्टेंट है और दूसरा वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे या तो मेनी सोल्यूशन होगा उसका, या तो मेरे पास नो सोल्यूशन होगा। अगर ए में बी का मल्टीप्लाई कराते 0 नहीं आता, तब की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट।